a relation, suppose there is a relation between x and y such that y is the brother of x। इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करा गया, y इज द ब्रदर ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कौन किसके साथ में रिलेटेड है, ये आप देख लीजिए। इसका मतलब है a का रिलेशन d के साथ है, y इज द ब्रदर ऑफ x, तो d a का भाई है, d a का ब्रदर है। उसी तरीके से e b का ब्रदर है, इसी तरह से f c का ब्रदर है। ठीक है, तो क्या उसका उल्टा ट्रू होगा? पक्का उसका उल्टा ट्रू होगा? क्यों नहीं होगा? सिस्टर भी तो हो सकती है। ठीक है, इस तरीके के घुमाने वाले क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, कि डी ए का भाई है तो ए डी का भाई हो ये जरूरी नहीं है, ए डी की सिस्टर भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इसको लिखा कैसे जाएगा कि एक्स और वाई सच दैट वाई इज द ब्रदर ऑफ एक्स। इसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में वो उसमें सॉरी कर्ली ब्रैकेट में बंद करके देंगे, जैसे सेट्स होता था ना, तो हमें मालूम है कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है ये वाला और ये वाला, वैसे ये मैं ना इन आपको एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव्स में दोबारा करवाऊंगा कि स्मॉल ब्रैकेट यूज होता था ओपन इंटरवल के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता था क्लोज इंटरवल के लिए, एक तरफ स्मॉल एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट बोलता था सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल के लिए, और जो ये होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स ये यूज हुआ करते थे सेट्स के लिए, सेट में जहाँ पर इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखे जाते हैं या तो रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ इंग्लिश की स्टेटमेंट के तौर पर लिखा जा रहा है इसको, तो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो एक्स आर वाई, वाई इज द ब्रदर ऑफ एक्स इज वाई आर एक्स होल्ड्स ट्रू। ये पूछा जा रहा है कि क्या ये होगा, तो आप ये कहेंगे कि ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो x है वो y की सिस्टर भी तो हो सकती है। ठीक, तो ये क्या है कि ये एक बेसिक सा फॉर्मूला हमने बता दिया कि रिलेशन ऐसा हो सकता है कोई भी दो सेट्स के बीच में। ठीक है, ये पूरे सेट को इस तरीके की ओवल शेप के अंदर एनक्लोज कर देना, दूसरे पूरे सेट को इस तरह की ओवल शेप में इंक्लूड कर देना, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। इस मेथड को बोलते हैं एरो डायग्राम मेथड। मैथमेटिकल मेथड भी होता है इसका करने का, वो करेंगे, लेकिन वो सब कुछ आप 11th में कर चुके हो, वो चीज़ डायरेक्टली नहीं पूछी जाती। 12th में पूछा जाएगा रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, तो आप नोट करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, आप नोट कीजिएगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस। Relations are mainly of three types. First है reflexive relation। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आप ये देखिएगा कि जब स्कूल्स आपके स्टार्ट होंगे ना, जैसे अभी आप दोनों के स्कूल स्टार्ट नहीं हुए, जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो ज़्यादातर स्कूल्स में ना पहला चैप्टर मैट्रिसेस करवाया जाता है, रिलेशन फंक्शन नहीं करवाते, क्योंकि रिलेशन फंक्शन थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है कि यार मैथ्स वाली बात नहीं आ रही, इसमें तो कुछ अलग तरीके की कहानी चल रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि शुरुआत में हम रिलेशन फंक्शन निपटा लेते हैं। ठीक है, जब तक आपके स्कूल खुलेंगे तब तक मैट्रिसेस पर हम आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके यहाँ रिलेशन फंक्शन स्टार्ट हुआ ही है। ठीक है, जल्दी करा देंगे वो भी स्कूल वाले हैं इसको। चलिए अब इसमें नोट कीजिएगा, रिलेशन कैपिटल R in a set A is called
reflexive. A relation capital R in a set A is called reflexive if AA if A comma E belongs to capital R, if A comma A belongs to capital R for every small a belonging to A. AA belongs to capital R. AA belongs to capital R. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. Suppose there is a relation. Suppose there is a relation capital R defined on the set capital A is equal to 1, 2, 3, 4 given as, अभी ये कैपिटल आर डिफाइंड ऑन द सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ये कह रही है, अभी बताता हूँ मैं आपको. कर्ली ब्रैकेट डालेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 4 चलिए 4, 1, 4, 4. अब ये बोल रहे हैं सपोज देयर इज अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए. इसका मतलब क्या है कि रिलेशन में जो हमारा डोमेन वाला पोर्शन होगा, डोमेन वाला पोर्शन कौन सा होता है, जो यहाँ पर पहला एलिमेंट लिखा रहता है. कोडोमेन वाला पोर्शन जिसको हम रेंज भी बोल देते हैं जब वो डिफाइन होता है प्रॉपर्ली, तो उसको वो हमारा ही दूसरा वाला एलिमेंट हो गया. तो वो दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं दे आर डिफाइंड ऑन द सेट कैपिटल ए. तो ये रिलेशन कुछ इस तरीके से है. अगर इसको एरो डायग्राम में आप बनाकर देखना चाहो तो आप इधर भी सेट ए बनाएंगे 1, 2, 3, 4 और इधर भी सेट ए बनाएंगे 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो सेट ए पर डिफाइंड है ये. अच्छा, अगर मान लीजिए एक ही सेट ना होता, अलग अलग सेट होते हैं कि डोमेन का सेट अलग है, कोडोमेन का सेट अलग है, तो वो बोलते हैं डिफाइंड ऑन द सेट ए टू बी. तो वो इस तरीके से लिख कर देते हैं आपको डिफाइंड ऑन द सेट ए टू बी. इधर वाला मतलब डोमेन वाले एलिमेंट सारे ए में से निकलेंगे, कोडोमेन वाले सारे बी में से निकलेंगे. है क्या कि अलग अलग जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आप समझते चले जाओगे कि क्या क्या चीज़ है, किस तरह से दी जाती है. तो जैसे 1, 2, 3, 4 है. अब ये किस तरह से रिलेटेड है, 1, 1 के साथ रिलेटेड है. 1 is related with 1, 1 is related to 2. ठीक है, 1 is related with 3. ये हो गया. फिर 2 पर आ जाइए, 2 is related with 2, 2 is related with 3. फिर 3 पर आ जाइए, 3 is related to 1, 3 is related to 3 and 3 is related to 4. फिर 4 पर आ जाइए, 4 is related to 1 and 4 is related to 4. ठीक है, और भी बहुत सारे रिलेशंस हो सकते थे इसमें, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है कि हमारा ये डोमेन वाला पोर्शन और ये दूसरा रेंज वाला पोर्शन ये दोनों सेम होने चाहिए. कि जो एलिमेंट है वो खुद के साथ ही रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं. एक मिनट लीजिए. तो यहाँ पर मुझे ये देखना होता है कि हमारा
जो ये पोर्शन है। अच्छा, डोमेन और कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस मालूम है? कोडोमेन और रेंज में ये जो दूसरे वाला सेट होता है, इस पूरे को एज इट इज बोल देते हैं कि ये कोडोमेन है, लेकिन इसमें जितने एलिमेंट्स का रिलेशन हो रहा होता है ना, वो कहलाता है रेंज। ठीक है, तो क्योंकि 1 भी रिलेट हो रहा है किसी ना किसी से, 2 भी रिलेट हो रहा है, 3 भी रिलेट हो रहा है, 4 भी रिलेट होता है, तो इधर क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 चारों रिलेट हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 आपका रेंज भी है, और जो ये दूसरा वाला सेट होता है ना, ये पूरा का पूरा कोडोमेन तो बोल ही देते हैं इसको, ये पूरा का पूरा कोडोमेन है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसी में ऐसा होता कि 1 2 3 4 5, देखिए कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आए ना बता देना, कुछ चीज़ें इसमें 11th वाली भी हैं, वो भी ना समझ में आए बता देना, मैं पूरा शुरू से ही करूँगा। और आप ये देख लेंगे कि 12th क्लास में और 11th क्लास में बहुत कम चीज़ें हैं जो रिलेटेड है। अगर पूरा 11th बेकार भी हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12th हम शुरू से अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, ये एक दूसरा सेट है। ठीक, तो इस पूरे को 1 2 3 4 5, इस पूरे सेट को मैं बोलूँगा कोडोमेन, लेकिन इसमें 5 किसी के साथ रिलेट नहीं हो रहा है। रिलेट क्या हो रहा है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 विल बी माई रेंज, ये रेंज होगा। तो हमारा पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट 1 1 के साथ रिलेट हो, 2 2 के साथ रिलेट हो, 3 3 के साथ रिलेट हो, 4 4 के साथ रिलेट हो, तो भाई 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है इस रिलेशन में। तो ये वाला रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? तीनों में से, चारों में से, सॉरी, 1 1 2 2 3 3 और 4 4, एक भी पेयर अगर गायब होता तो मैं कह देता कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारा x और y दोनों सेम होंगे, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। सेकंड आप लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सर यहाँ पे सेट बी में आपने 5 पे लिखा हुआ है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि सेट बी, सेट ए तो 1 2 3 4 होता, और सेट बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होता, 5 होता तब, है ना? नहीं तो था तो ये 1 2 3 4 ही था बस। 5 होता तब भी वो चारों रिफ्लेक्सिव ही कहलाते हैं। तब भी रिफ्लेक्सिव कहलाता, तब भी रिफ्लेक्सिव कहलाता, क्योंकि इसकी इमेज होनी चाहिए बस। 1 1 के साथ रिलेट हो, 2 2 के साथ रिलेट हो, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ। इधर अगर 5 होता और वो 5 किसी के साथ रिलेट ना होता तो मैं कहता रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई, मुझे 5 5 चाहिए। समझ गए? ठीक, तो सिमेट्रिक रिलेशन, अभी एग्जाम्पल सब ठीक ठाक करेंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, लगातार 3 साल से ना हर साल सिलेबस चेंज हो रहा है, तो जो पुराना सिलेबस है मैं पुराने सिलेबस के हिसाब से करूँगा, क्योंकि रैशनलाइज सिलेबस लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर कुछ टॉपिक्स कटवा दिए गए थे। तो और पिछली बार भी क्या हुआ, पिछली बार ना जुलाई तक आया था जाकर सिलेबस, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे कि हमने एक्स्ट्रा कर लिए थे, और फिर बाद में हमको, मतलब बाद में ये लगा कि ये फालतू की टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। तो एक काम करेंगे, जो पिछली बार का सिलेबस था ना, हम वो वाला फॉलो कर लेंगे। इसमें एक पोर्शन आता है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन नहीं है सिलेबस में, मतलब लास्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से नहीं है। तो लास्ट ईयर आई थिंक 20 या 22 जुलाई के आसपास सिलेबस इशू करा था CBSE ने, तो उसमें हमारे 2 टॉपिक्स रिलेशन फंक्शन के इतने लंबे लंबे टॉपिक्स थे, जिसमें काफ़ी टाइम हमने वेस्ट कर दिया था, बाद में पता चला वो सिलेबस में ही नहीं है। ऐसे ही अगला चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें सेकंड वाली एक्सरसाइज ही पूरी कटवा दी थी, उसमें था प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो जो अभी सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से करेंगे। अगर कोई चीज़ आती है और कुछ एक्स्ट्रा आती है तो वो हम कर देंगे सिलेबस में, अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो वो हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल जो अवेलेबल है उसके हिसाब से करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन नोट कीजिए, रिलेशन कैपिटल R ऑन द सेट ऑन द सेट A। हेलो, हाँ जी नमस्ते, हाँ जी मैम 6:30 के बाद आप आ जाइए। हाँ, दोपहर में आप आ जाइए, 3:30 से पहले कभी भी आ जाइए। नहीं, मिल तो जाता हूँ पर एक्चुअली तो क्लासेस रहती हैं, वैसे कभी भी आ जाइए, करते हैं 6:30 पर हमारी क्लास खत्म हो गया, आ जाइए। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी ठीक है।
for relation R on the set A is said to be symmetric if A1 comma A2 belongs to R, implies that A2 comma A1 belongs to R. ठीक है, एग्जाम्पल R is equal to 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 बस इतना देख लीजिए। इसमें क्या है कि जो भी पेयर मेरे को दे रखे हैं ना, सिर्फ एक एक पेयर को चेक करता चलूंगा क्या उसका उल्टा अवेलेबल है या नहीं है। ये 1 1 है, 1 1 का उल्टा A1 A2 का उल्टा क्या हो गया, A2 A1। 1 1 का उल्टा भी तो 1 1 ही है और यही 1 1 है, तो इसको तो देखा नहीं जाता क्योंकि 1 1 है, 1 1 का उल्टा भी यही एलिमेंट है। 1 2 का उल्टा देखना अवेलेबल है, 2 1 अवेलेबल है, बिल्कुल सही। ठीक, फिर 1 3 का उल्टा 3 1 यस अवेलेबल है, 2 1 का उल्टा यस 1 2 अवेलेबल है, 2 2 का उल्टा तो 2 2 ही होता है, 3 1 का उल्टा 1 3। तो हर एक का उल्टा, ठीक है, जिसमें हम डोमेन और रेंज दोनों को पलट दें, वो अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबल है, तो हम ये कहेंगे ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक है, मतलब अगर A1 A2 उस रिलेशन में एग्जिस्ट करता है और A2 A1 भी एग्जिस्ट करता है तो वो रिलेशन जो है सिमेट्रिक कहलाएगा। क्लियर? ठीक। अच्छा, इसके बाद नोट करें अगला ट्रांजिटिव रिलेशन। सर इसमें भी कंडीशन वही रहेगी ना कि डोमेन के सारे रिलेशन होने चाहिए। बिल्कुल। अगला देखिए जरा, थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, रिलेशन capital R on the set A is said to be transitive if A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R, A1 A2 belongs to R, A2 A3 belongs to R, implies that A1 A3 belongs to R for all A1 A2 A3 belongs to A। इसमें डेफिनेशन तो सिर्फ इतनी सी है, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस भी आता है। वो स्पेशल केस आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं जरा। एग्जांपल, इफ R is equal to 1 2 2 3 एंड 1 3, बिल्कुल बेसिक सा लिया हमने। उस A को मैं बार बार 1 2 3 4 नहीं बोलूँ, वो A अलग भी हो सकता है, कुछ हो सकता है वो A सिर्फ 1 2 3 ही हो। ठीक है,
तो मैंने कहा कि 1 2 के साथ रिलेटेड है, 2 जो है वो 3 के साथ रिलेटेड है, तो क्या 1 3 के साथ रिलेटेड है? हमने कहा हाँ 1 3 के साथ रिलेटेड है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब इसमें स्पेशल केस है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। स्पेशल केस क्या होता है, कई बार हमारे पास रिलेशन इतना लंबा दे रखा होता है कि 12-15 ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जैसे ये 1 2 2 3 और 1 3, तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। तो हमारे पास 12 से 15 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं। अब मैं हर एक ऑर्डर्ड पेयर को चेक करूँगा रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव तो बड़ा आसान, सेम होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सारे एलिमेंट्स आने चाहिए उसके, ठीक है। किसके, जिस सेट पर वो डिफाइंड है, जैसे ये 1 2 3 4 पर डिफाइंड था, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक रिलेशन में मुझे क्या देखना है, सिमेट्रिक रिलेशन में मेरे को वो सारे एलिमेंट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। सिमेट्रिक में सारे एलिमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है। सिमेट्रिक में मुझे ये देखना है कि जो भी पेयर दे रखा है उसका उल्टा पेयर अवेलेबल है या नहीं है। सिमेट्रिक में सिर्फ उतना देखना है, समझ गए? ये चीज़ सिमेट्रिक में देखनी होगी। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में मैं ये देखकर चलूँगा कि ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी और सी मेल्स हैं, पहली चीज़ तो ये हो गई। तो वो सिस्टर वाला कंसेप्ट भी हटा देते हैं। ए बी और सी मेल्स हैं, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई होगा। हाँ, पहली चीज़ तो ये हो गई। तो वही चीज़ मेरे को हर जगह चेक करनी है। कैसे? 1 2 के साथ रिलेटेड है और 2 3 के साथ रिलेटेड है, तो फिर 1 भी 3 के साथ रिलेटेड होगा। अब मान लीजिए किसी में ऐसा मिल जाता है मुझे एग्जाम्पल 1, इसको एग्जाम्पल नंबर 2 बोल दीजिए। इफ r इज इक्वल टू 1 2 2 3 1 3 और 1 4, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? जो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। हमें क्या देखना है कि 1 2 है तो पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, तो इसका मतलब अब मुझे ऐसा देखना है कि जिसका दूसरा एलिमेंट 2 हो, तो जिसका पहला एलिमेंट 2 हो, यहाँ दूसरा वाला एलिमेंट 2 था, तो अब मुझे ये ढूंढना है पूरे जो हमको ऑर्डर पेयर दे रखे हैं कि उसमें पहला एलिमेंट 2 किसका दे रखा है, तो पहला एलिमेंट 2 इसका दे रखा है, ठीक है। अब जरा देखो इसका पहला और इसका दूसरा एलिमेंट क्या रिलेटेड है आपस में, तो हम ये कहेंगे हाँ 1 और 3 रिलेटेड है, दे रखा है। अब दे रखा है अगला एक पेयर मेरे को दे रखा है 1,4, तो अब मैं क्या ढूंढूंगा, अब मैं ये ढूंढूंगा कि मुझे कोई ऐसा ऑर्डर पेयर मिल जाए जिसका पहला एलिमेंट 4 हो, पहला एलिमेंट 4। भाई पहला एलिमेंट 4 वाला तो मिल ही नहीं रहा, तो जब मुझे ऐसा मिलेगा नहीं ना, कोई दूसरा पेयर नहीं मिलेगा, तो भी ये ट्रांजिटिव है। समझ गए? ट्रांजिटिव की दो कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, जैसे 1 2 है, तो अब जो इसका दूसरा एलिमेंट है वो किसी ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट होना चाहिए, तो पहला एलिमेंट यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। तो इसका मतलब अब 1 3 भी मुझे मिल जाए, तो 1 3 मिल गया, तो हम ये कहेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर 1 4 है, तो अब मैं क्या ढूंढूंगा, अब मैं कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढूंगा जिसका पहला एलिमेंट 4 हो, वो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो हम ये कह देंगे ट्रांजिटिव है। ये स्पेशल केस होता है, और ट्रांजिटिव में अक्सर बोर्ड में इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जरूर ऐसा कोई एक पेयर डाल देते हैं वो उसमें, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो याद रखना कि जब मुझे कोई दूसरा एलिमेंट कहीं पर भी पहले एलिमेंट के तौर पर मिलेगा ही नहीं, तो भी वो ट्रांजिटिव है, तो भी वो ट्रांजिटिव है। समझ गया? ठीक है। तो ये केस पेपर में बहुत आता है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आएगा ये क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी अभी है नहीं है? एनसीईआरटी आप लोग देंगे, नहीं है तो उसका पीडीएफ अरेंज करो, पीडीएफ तो मिल जाएगा हमें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोल कर समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का पेज नंबर 2,
इसमें है लेट कैपिटल ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। तो इन्होंने बोल दिया कि कैपिटल ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। तो एक बॉयज स्कूल के सारे स्टूडेंट्स इसमें कवर हो जाते हैं सेट ए में। फिर शो दैट द रिलेशन कैपिटल आर इन ए गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। A is sister of B। तो यहाँ पर A, B का मतलब क्या है? A, B का मतलब क्या है कि A और B दोनों के दोनों किस सेट में से निकले होंगे? मेन जो सेट है कैपिटल A में से निकले होंगे A और B। A और B कोई भी दो स्टूडेंट्स हैं, तो वो दो स्टूडेंट्स इसमें से ही तो निकलेंगे कैपिटल A में से, और वो दोनों ही क्या होंगे? बॉयज़ होंगे, तो वो एक दूसरे की सिस्टर तो हो नहीं सकते, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे, हमको इस क्वेश्चन में करना क्या था कि शो दैट दिस रिलेशन R इज द एम्प्टी रिलेशन। हमको ये प्रूव करना था ये रिलेशन R जो है एक एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। सिंस कैपिटल E इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल, so A and B must be boys, therefore A cannot be sister of B, therefore R is equal to 5। 5 मतलब एम्प्टी रिलेशन, जैसे एम्प्टी सेट होता था ऐसे ही एम्प्टी रिलेशन। फिर इसी में ये पूछ रहे हैं कि R डैश इज इक्वल टू show that इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है, शो दैट R डैश इज इक्वल टू A कॉमा B, R dash is equal to A comma B such that, ये जो हम कॉलन लगाते हैं ना, इस कॉलन का मतलब है, इसको बोला जाता है such that, ठीक है। such that the difference between heights of the difference between heights of A and B is less than 3 meters। A and B is less than 3 meters, less than 3 meters is a universal relation, is a universal relation। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्डर पेयर बना लो, किसी भी एक स्टूडेंट का किसी भी दूसरे स्टूडेंट के साथ में आप पेयर बना लीजिए, वो हमेशा वो सारा का सारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और करेगा ही। आप ये देख लीजिए, जब हम बॉयज़ स्कूल की बात कर रहे हैं तो हम किसी भी नॉर्मल अगर हम बॉय की बात कर रहे हैं तो कितना उसकी हाइट हो जाएगी भाई? 172 सेंटीमीटर, 182 सेंटीमीटर, 190 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा। कोई ज़्यादा ही लंबा है भाई 200 हो गया, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, 2 मीटर से लंबा तो कोई बॉय नहीं होने वाला, ठीक है, और 1 मीटर से छोटा भी नहीं होने वाला बॉय स्कूल में। हमने कह दिया कि जब नर्सरी का बच्चा भी हमने ले लिया तो वो भी है, और वो मान लो आधे मीटर का है या उससे भी कम है, 1/4 ऑफ अ मीटर का है, तो भी अगर दोनों की हाइट का डिफरेंस निकालेंगे तो दैट विल बी लेस देन 3 मीटर। तो 3 मीटर से तो कम का ही आना है ना डिफरेंस, 2 मीटर से लंबा बॉय होने वाला नहीं है। आप ये मान लो कि एक बॉय ऐसा है जो 0 मीटर का है, तो 2 मीटर माइनस 0 मीटर भी करेंगे तब भी 2 मीटर ही आ रहा है,
ठीक है। तो हम कितना भी हाइट्स का कितना भी हम डिफरेंस ले लें, वो जो डिफरेंस है वो 3 मीटर से कम का ही आएगा। 3 मीटर से ज़्यादा का डिफरेंस कब आएगा? जब कोई बच्चा 8 मीटर लंबा है, ठीक है, और कोई दूसरा बच्चा जो है वो 4 मीटर लंबा है, कोई 8 - 4 4 मीटर, तब वो आएगा 3 मीटर से ज़्यादा का, नहीं तो 3 मीटर से कम का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे clearly under normal conditions the tallest boy of a school cannot have a height more than 2 meters, and the shortest boy cannot have a height less than 0.5 meter. ठीक है, therefore difference is less than 3 meter. ब्रैकेट में लिख दीजिए always. Difference is less than 3 meter. ब्रैकेट में आप मेंशन कर दीजिए always, हमेशा ऐसा ही होगा। ये डिफरेंस 3 मीटर से कम का ही होगा। So R dash is an equivalence relation. R dash is an equivalence relation. अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर फिर इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो करवाऊंगा अभी। देखिएगा, लेट T be the set of all triangles in a plane. Example 2 है, let T be the set of all triangles in a plane with capital R. Be the set of all triangles in a plane with capital R, a relation in T given by a relation in T given by R is equal to T1, T2, T1, T2, such that T1 is congruent to T2. Congruent to T2. Show that R is an equivalence relation. Show that R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता हो तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। शो दैट कैपिटल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
अब देखिएगा क्या करना होगा इसमें। हम कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हमको पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कौन से होते हैं। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में बनाने वाले सारे ट्राइंगल्स के सेट को कैपिटल टी बोल दिया। अब वो बोल रहे हैं कि उसमें T1, T2 मतलब कोई दो ट्राइंगल्स हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को पूरी तरीके से सुपर इम्पोज कर ले। ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है, तीनों एंगल्स बिल्कुल इक्वल है। मतलब अगर मैं कहूँगा कि जो कोई एक गाड़ी का आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं कहूँ कि Hyundai की सेंट्रो एक कार है ना, तो सेंट्रो कार अगर सारी की सारी सेंट्रो कार्स को लाइन से एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो उनकी हाइट, उनकी लेंथ, उनकी ब्रेथ, उनका वेट सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। तो उनको आप ये बोलेंगे कि ये सारी की सारी कार्स क्या हैं, बिल्कुल सेम है, एक जैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अगर हम ये कहेंगे इसमें जब लिखना होता है, लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी ऐसे लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। इसमें आप ये कहेंगे कि T1, T1 बिलोंग्स टू, ये R है रिलेशन, बिलोंग्स टू R, दैट इज एवरी ट्राइंगल is congruent, every triangle is congruent to itself। T1, T1 कोई भी ट्राइंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट ही है, कोई भी ट्राइंगल खुद के जैसा ही है, हम खुद के ही जैसे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रू है, तो हम ये कहेंगे एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। सो R इज रिफ्लेक्सिव। फिर आप लिखेंगे सिमेट्री, हेडिंग डालेंगे सिमेट्री। सिमेट्री, सिमेट्री में हम लिखेंगे कि इफ T1, T2 belongs to R, it implies that इक्वल टू लगाकर और ऐसे साइन लगाना, इसका मतलब होता है इट इम्प्लाइज दैट T2, T1 belongs to R, that is if T1 is इक्वालिटी साइन लगाकर इस तरीके का साइन लगाइए, सिमिलैरिटी वाला, इक्वालिटी साइन ऊपर सिमिलैरिटी साइन, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट टू। इफ T1 is congruent to T2, then T2 is congruent to T1, therefore R is symmetric। ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, और इसी तरीके से अब आप ट्रांजिटिव देखेंगे तो ट्रांजिटिव में तीन लेकर चलते हैं, तीन ऑर्डर्ड पेयर कि T1 T2 पे कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो सीधा सीधा है कि T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। सिमेट्री के बाद अगली हेडिंग, आप ये क्वेश्चन करने का तरीका है, बस याद रखिएगा, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी में आप कहेंगे इफ T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to R, then T1, T3 belongs to R, it implies that that is T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3। ये पहला ट्राइंगल बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरे ट्राइंगल जैसा है, दूसरा ट्राइंगल बिल्कुल एग्जैक्टली तीसरे ट्राइंगल जैसा है, तो पहला और तीसरा ट्राइंगल दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम है, यानी कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। Then it implies that T1 is congruent to T3, so R is ट्रांजिटिव टू, ट्रांजिटिव भी होगा, therefore capital R is an equivalence relation।
जो भी रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल 3, let capital L be the set of all lines in a plane be the set of all lines in a plane and capital R be the relation in L and capital R be the relation in L defined as R is equal to L1 comma L2 L1 comma L2 such that L1 is perpendicular to L2, perpendicular का साइन बना रहे, perpendicular to L2, show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. Neither reflexive nor transitive. समझ में आ गया होगा? अब रिलेशन क्या दे रखा है कि लेट कैपिटल एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। तो कैपिटल एल क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइंस, हर तरीके की लाइन है एक प्लेन में अवेलेबल। एक प्लेन क्या है? जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, ये आपकी नोटबुक का पेपर है, उस पर आपने तरह तरह की बहुत सारी लाइन बना रखी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। अब वो कह रहे हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या कोई लाइन खुद पर ही परपेंडिकुलर होती है? अब ये तो कह सकते हैं कि कोई लाइन ऐसी है, हम ये तो कह सकते हैं कि वो खुद के ही पैरेलल है, लेकिन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में रिफ्लेक्सिविटी L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, L1 के ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर आ जाओ सिमेट्री पर। If L1 is perpendicular to L2, then L2 is perpendicular to L1। बनाकर भी दिखा दीजिए कि ये L2 हो गया और ये L1 हो गया और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो इट इज सिमेट्रिक। फिर है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में है if L1 is perpendicular to L2, हेलो, हाँ जी बोलिए, आ जाओ। ठीक, मैं पढ़ा रहा था अभी, आप आ जाओ 7 बजे तक। ओके। If L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, then
फिर L1 L3 के परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं? नहीं पैरेलल क्या होगा? पैरेलल होगा। L1 इज पैरेलल टू L3। ठीक है, ये अगर मैंने कहा कि ये L1 है, ये L2 है, L2 पर परपेंडिकुलर है, और L2 जो है वो L3 पर परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 आपस में पैरेलल है। सो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। रिलेशन तो परपेंडिकुलरिज्म का है ना, तो परपेंडिकुलर नहीं है, हम ये कहेंगे। सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, यही हमको करना था। ठीक है, अब ये हमने इसके बेसिकली बस ये 3 ही क्वेश्चंस करे हैं। बाकी आगे के क्वेश्चंस जो है ना, अगली क्लास में पहले कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, उसके बाद से फिर आपको होमवर्क देना शुरू करते हैं। अभी तो बिल्कुल बेसिक ही करा है। ठीक है, तो बाकी आपकी अगली क्लास जो है मैथ्स की परसों है और फिजिक्स की है। ठीक है, आज इतना ही कर दीजिए, और बस 2 या 3 दिन में मैं कंफर्म कर दूंगा। अभी ना मेरा टाइमिंग में डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। 4:30 से एक्चुअली कुछ बच्चों को 4:30 से 5:30 शूट कर रहा है, तो अभी ज़रा उनसे भी बात हो जाए, और या तो 4:30 से 5:30 रहेगा या 5:30 से 6:30। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दोनों ही टाइमिंग में। 6:30 बजे दूसरी ट्यूशन की क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 4:30 वाला ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि 4:30 ही करूँ। ठीक है, बस इसी वीक में डिसाइड कर लेंगे हम, 2 या 3 दिन ज़्यादा से। ठीक है, मैं मैथ्स का एक नया ग्रुप बना रहा हूँ, तो उसमें